हर किसी एस्पिरेंट के मतलब फेज में ये सिचुएशन आती है जब उसे लगता है कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे, लाइक वो गिव अप करने की सोचता है। Right. ये मेरे हुआ था लाइक बोर्ड्स के टाइम पे। उस टाइम मैं बोर्ड्स भी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, वहाँ पे एग्ज़ाम देने भी जा रहा था, घर पे भी जो टाइम मिलता था उसमें मॉक टेस्ट दे रहा था। तो स्कोर, हाँ मतलब स्कोर मेरा ठीक था 620 का अराउंड, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड कि मैंने इतना मेहनत किया तो एटलीस्ट 650 660 तो आए। मेन यही है कि गिव अप ना करो, अपने आप पे बिलीव रखना होता है। बेसिकली हम लगता है कि नहीं पता, इतने सारे बच्चे हैं उसमें 2-4 बच्चे बहुत ही अच्छा करने लगते हैं तो हम उससे कंपेयर करने लगते हैं। तो वी शुड नॉट कंपेयर। हम खुद यूनिक है, हमें टाइम लगता है, लेकिन एट दी एंड हम भी वहीं होंगे जहाँ पे सब होंगे। Right. तो वही गिव अप नहीं करना होता है और मेंटेन करके चलना पड़ता है हर दिन की पढ़ाई को। पेपर आया, दैन उसके बाद OMR वगैरह आई। तो एक्चुअली क्या हुआ, मेरी स्टार्टिंग के फिजिक्स में ही शुरू के 5 में से मेरे को 3 क्वेश्चन नहीं आए। अच्छा, ओके। बट मैं इतने मॉक टेस्ट दे चुका था कि मेरे को उस प्रेशर को हैंडल करना आ चुका था। हाँ। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, लास्ट में कर लेंगे ये सब चीज़ें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेक टॉक्स, जहां पर हम लेके आते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। आज हमारे साथ है विकास और स्वर्णिका, जो दोनों ही वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। विकास ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में नीट क्लियर किया था, वहाँ स्वर्णिका ने एक अटेम्प्ट के बाद, एक ड्रॉप के बाद नीट क्लियर किया था। तो चलिए जानते हैं इनकी जर्नी को और समझते हैं कि क्या क्या डिफिकल्टीज इन्हें फेस की अपना ड्रीम कॉलेज क्रैक करने में। तो आप दोनों ही नॉन अटेंडिंग स्कूल से थे, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि 11th और 12th में आपका शेड्यूल कैसा रहता था? कितने घंटे आप कोचिंग को देते थे, कितने घंटे सेल्फ स्टडी को देते थे, कितना टाइम अपने और एक्टिविटीज़ को देते थे, एंड कैसे अपना पूरा दिन मैनेज करते थे? तो 11th में जैसे मेरे को ये था कि अभी तो बोर्ड्स का एंड 11th का स्कूल का इतना फोकस नहीं करना है, जो भी है मेन अपना नीट पे ही फोकस ठीक है। रखना है। तो मैं वैसे भी नॉट अटेंडिंग था, तो मैं घर पे ही पढ़ा करता था। 11th में तो हमारी स्टार्टिंग में 4-5 महीने लाइक ऑनलाइन भी क्लासेस थी, तो वो बेसिकली 4 से 7 हुआ करती थी। तो वो क्लास अटेंड करके दैन थोड़ा बहुत लाइक ब्रेक लेके फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था। उसके बाद जो पढ़ाया उसका रिवाइज किया, देन उस पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह किए। तो लाइक हर सब्जेक्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड अराउंड पर डे 70 to 80 क्वेश्चंस हो जाते थे। अच्छा, सर मतलब कि लाइक नीट प्रेप पे करता था, मॉड्यूल थे उनसे करता था, PYQ कर लेता, तो हर टॉपिक पे इतने अराउंड बैठ जाते थे। राइट। लाइक बायो में हो गए, फिजिक्स में तो आप जितने कर सकते हो, मतलब बहुत से होते हैं पेपर्स एंड ऑल। तो फिजिक्स में तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना करना चाहो उतना कर सकते हो। उसके बाद मैं खाना वाना खा के दैन दोबारा पढ़ाई करने बैठ जाता था। उसके बाद 12 साढ़े 12 के अराउंड दोबारा ब्रेक लेता था, आधा पौने घंटे का। उसके बाद वही 4-5 बजे तक पढ़ना, देन ब्रेक लेके फिर मैं सो जाता था। वही फिर दोपहर में उठते थे। उसके बाद तो आप बेसिकली नाइट आउल थे? नाइट आउट बेसिकली। ठीक है, ठीक है। और आपका क्या स्केड्यूल रहता था? 11th-12th में ऐसा था कि इनिशियली था, लगता था कि सब कुछ करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं बहुत सारे बुक्स प्रेफर करती थी। लाइक एक टॉपिक पे इससे कर लिया, उससे कर लिया, जो कि मेरे को लगता था मेरा वीक पॉइंट है, लेकिन मैंने ड्रॉप ईयर में जाके उसे देखा। ऐसा था कि सुबह में मैं बेसिकली सुबह पढ़ना प्रेफर करती थी। ठीक है। तो हमारा जो रहता था कोचिंग, वो 2 से 8 होता था। तो उससे पहले 6 बजे उठती थी मैं, 6 से लाइक 12 बजे तक पढ़ लेती थी। लाइक मेरा मेन था कि दिन में पढ़ना है, तो 12 तक पढ़ा। फिर 2 से क्लास होती थी, तो 2 से 8 क्लास होती थी, ब्रेक वगैरह भी होते थे उसमें। तो वो तो बस क्लासेस की पढ़ाई होती थी। फिर 8 बजे घर आने के बाद फिर मैं 10 बजे सो जाती थी। तो ऐसा था कि पूरा बेसिकली सुबह में पढ़ती थी, पर सब्जेक्ट को टाइम देती थी। पर सब्जेक्ट टाइम, नाइस नाइस। तो एक आपके सामने नाइट आउल है और एक दिन में पढ़ने वाले हैं, बट इन लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी को और अपने स्टडी टाइम को इस तरह से मेंटेन किया था कि ये जब भी कंफर्टेबल हो। बट एक चीज़ कॉमन है दोनों में कि 7 से 8 घंटे सोना ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी इफेक्टिवनेस जो है, आप इतने अच्छे से मेहनत नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ब्रेन भी एक पॉइंट पर आके टायर्ड हो जाएगा। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहती थी? सब्जेक्ट वाइज ऐसा था कि मेरे को फिज़िक्स पसंद थी, तो मैं लाइक ऐसा था कि फिज़िक्स में कभी पढ़ सकता हूँ। तो इवन मेरे कुछ लेक्चर्स तो ऐसे होते हैं जो मैं लाइक सोते टाइम जो नींद नहीं आती ना, मतलब एटलीस्ट आधे घंटे तक, तो मैंने वहाँ भी पढ़े लेक्चर लिए हैं। अच्छा। लेक्चर लेता ना, मेरे को फिजिक्स इतना ईजी लगता था, मेरे को वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से समझ आता था। तो फिजिक्स आपके लिए इजी? हाँ, बहुत ईजी थी। वीक सब्जेक्ट कौन सा था? वीक लाइक बेसिकली मेरे को बायो थोड़ा रिवाइज करने में दिक्कत होता अच्छा। था। फिजिक्स तो ऐसा था कभी भी पढ़ सकता हूँ मैं, तो उसको तब पढ़ लिया एंड देन उसके बाद जब टाइम मिला नोट्स बना लिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। बायो में ऐसा था कि मैं जब लेक्चर लिया तो मेरे को तुरंत नोट्स बना के तुरंत ही रिवाइज करना है। अच्छा। तो मैं लाइक वीक था, तो
उसको कहीं ना कहीं अपन को खुद से ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हाँ। तो मैं तुरंत से रिवाइज करता, उसको रिवाइज करके तुरंत ही सवाल किया करता था। तो ऑल्दो उसमें थोड़ा टाइम लगता था, बट वो वर्थ इट था बायो के लिए। मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स से वो बायो में लाइक मार्क्स भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे, एंड लास्ट तक आते आते 350 340 वाज माई एवरेज स्कोर। अच्छा, ओके। हाईएस्ट आई गॉट वंस 360, बट फाइनल में थोड़ा कम रह गया। अच्छा, ओके। एंड केमिस्ट्री में फिजिकल सेम लाइक फिजिक्स था कि कभी भी लेक्चर ले लो एंड क्वेश्चंस वगैरह बाद में कर लो, बट ये था कि सेम डे ही करना है, थोड़ा टाइम आगे पीछे कर दो बट सेम डे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन करना है। इनऑर्गेनिक में अपन को जो टीचर पढ़ाते हैं उसके नोट्स अगर आप लिखो तो ठीक है, वरना इनऑर्गेनिक के लिए आप NCERT प्रीफर कर सकते हो। लाइक 3-4 साल से ऐसा हो रहा है कि इनऑर्गेनिक में तो NCERT बार आ भी नहीं रहे हैं 2020 बैच से लाइक। तो उसके लिए NCERT इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद ऑर्गेनिक होता है, उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है लाइक एकदम से जब GOC हाइड्रोकार्बन जैसे चैप्टर आते हैं 11th में, तो काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स रहता ठीक है। है, बिल्कुल समझ में नहीं आता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तब मैं सोचता कैसे होगा ये सब। लाइक क्वेश्चन करते थे, बिल्कुल 10 में से एक आध बन जाता था। हाँ। बहुत डिमोटिवेशन होता था, बट मैंने मतलब कभी ये नहीं सोचा कि नहीं करना मेरे को। ये था कि गलत हो रहे हो जाने दो, सीखेंगे इनसे। ठीक है। तो वो लर्निंग का वो एटीट्यूड आप में होना चाहिए। तो धीरे धीरे विद टाइम आप 10 में से 2 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम ऐसा हो जाएगा आप 10 में से 8-9 सवाल भी करने लग जाओगे। एंड कुछ मैंने नीट के तो PYQs होते हैं वो करें, मॉड्यूल के होते हैं, लेवल 2 के होते हैं तो ठीक, वरना इट्स ओके, वो इतने इंपॉर्टेंट मस्ट नहीं होते। लाइक NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में एंड ऑर्गेनिक में भी इवन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आजकल NTA क्या कर रहा है कि उन्हीं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से फ्रेम करके पूछ रहे हैं। असर्शन रीजन हो गए, ट्रू फॉल्स करके हो गए, फिर स्टेटमेंट बेस्ड हो गए। तो लाइक बहुत स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ऐसे करके। तो वो सेम इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करने होते हैं इनऑर्गेनिक में और उसमें ऑर्गेनिक में भी। फिजिकल में बेसिकली मतलब आप न्यूमेरिकल पे ही ज़्यादा फोकस करो। इन टेक्स्ट होते मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट न्यूमेरिकल जितने आप कर सको, लाइक फिजिक्स है, जितने PYQ कर सको, क्वेश्चंस कर सको सॉल्व, मतलब प्रीवियस ईयर के। इवन मैंने JEE मेंस तक के लाइक 5-6 ईयर्स बैक के क्वेश्चंस भी किए हैं, इनऑर्गेनिक में भी किए हैं, ऑर्गेनिक में भी किए हैं, फिजिकल में भी किए हैं। फिजिक्स में तो मैंने लाइक JEE के 2005 से पहले तक के भी किए हैं इवन। अच्छा। तो उससे मतलब मोटिवेशन ही होता है, मिलता है आपको। तभी फिजिक्स आपका स्ट्रांग भी था और फिजिक्स आपको पसंद भी था। एक्जैक्टली। फिजिक्स वाज मतलब बहुत ईजी था मेरे लिए, क्योंकि मेरे को सवाल करने में ना मजा सा आता था काइंड हाँ। ऑफ। तो जब मजा आता था मतलब क्वेश्चन नहीं देखते आप कितने किए हैं कितने नहीं, होते जाते हैं ना, तो मतलब तो आपको करते फ्लो में लगे रहते हैं। फिजिक्स में मेरा ऐसा था कि कब 5-7 घंटे निकल गए मेरे को पता ही नहीं लगता था। तो मैं उसको सोते टाइम करता था ताकि मतलब कम ही टाइम दूंगा इसको। ऐसा हो गया था मेरा। राइट। तो और आपकी क्या थी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी नीट के? मतलब हम किसी का एक वीक टॉपिक होता है और स्ट्रांग होता है, तो वीक को कैसे स्ट्रांग बनाया और स्ट्रांग को किस तरह से टाइम देते थे? ओके, बेसिकली बायोलॉजी मेरा स्ट्रॉन्ग था और फिज़िक्स वीक था। अच्छा। ठीक है, तो फिज़िक्स में मैं मैक्सिमम टाइम देती थी। तो जब पढ़ने बैठती थी तो सबसे पहले मेरे को फिज़िक्स करना होता था, कि तभी फ्रेश माइंड होता था। ठीक है। तो सबसे पहले फिज़िक्स के नोट्स देख लिए जो सर ने कराए, उसके सारे क्वेश्चंस देख लिए। हर एक क्वेश्चंस उसमें वैरायटी होती है, एक सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप जितनी वैरायटी के करो आपके लिए उतना सही है। तो फिज़िक्स में मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा प्रेफर करती थी करना। अलग अलग थोड़ा एक ही टाइप के नहीं, अलग अलग टाइप के मैं रैंडम उठा लेती थी कि ये क्वेश्चन कर लो, या एक चैप्टर पढ़ लिया तो उससे कितना क्वेश्चन कर सकते हो आप। पहले तो लेवल 1 के करती थी जो कि बेसिक होते थे, फार्मूला वाइज होते थे। फिर लेवल 2 पे जाती थी, उसमें थोड़ा सा करना होता था। फिर एम्स लेवल के क्वेश्चंस वो अलग से आते हैं तो वो वाला कर लेती थी। ऐसे फिज़िक्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते रहोगे तो वो आपका हो जाएगा। राइट। और फिर बायोलॉजी ऐसा था कि वो मैं कभी भी पढ़ सकती थी। लाइक नींद आ रही है तो बायोलॉजी पढ़ लो, मन नहीं लग रहा है तो बायोलॉजी पढ़ लो, फ्री टाइम कुछ नहीं कर रहे हो तो बायोलॉजी पढ़ लो। हाँ, बायोलॉजी कुछ ऐसा था। तो बायोलॉजी तो पूरी याद नहीं करनी होती थी, तो मैं कभी भी बायोलॉजी उठा के पढ़ लेती थी। और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करने होते थे। अच्छा। पहले याद हो गई जब आखिरी के 3-4 महीने रह गए थे नीट के, तब हाँ NCERT याद हो गई थी, मुझे पूरी याद हो गई थी। लाइक कि मैं बिना देखे पूरी NCERT बोल सकती थी, लाइक ऐसा था। तो एंड में फिर 3-4 महीने पहले मैंने क्वेश्चंस लगाना शुरू किया। तो क्वेश्चंस तो लग रहा था कि हाँ NCERT हैं तो वो आराम से बन जाते हैं। ठीक है। पहले याद कर लिया मैंने पूरा, फिर क्वेश्चंस कर लिए। ऐसा बायोलॉजी का था। फिर केमिस्ट्री में ये था कि इनऑर्गेनिक मुझे थोड़ी लगती थी, मैं भूल जाती थी बार बार। तो उसके मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे और उसको फ्रीक्वेंटली रिवीजन करती थी, सुबह में शाम में। लाइक जब आप फ्री हो तो इनऑर्गेनिक में हमेशा देखती रहती थी।
और इनऑर्गेनिक में याद करना होता था और थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते थे। बेसिकली फोकस था इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी ही, उससे बाहर तो कुछ भी नहीं पूछते, वो एनसीईआरटी ही इनफ है। लाइक इन टेक्स्ट क्वेश्चन उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी उसके लिए इनफ है। और ऑर्गेनिक में ये था कि नोट्स पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट पक्का हो गया आपका, फिर आप क्वेश्चंस लगा लो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लगा लो, जेई के क्वेश्चंस लगा लो। बहुत बार तो ये होता है कि जेई के क्वेश्चंस ही आ जाते हैं, सिमिलर टाइप के आ जाते हैं, सिर्फ थोड़ा उतना न्यूमेरिकल नहीं होता हमारा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है। तो मैंने जेई के भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे केमिस्ट्री और फिजिक्स के, वो बहुत ही हेल्पफुल रहे। एक्चुअली उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि आप जेई के कर रहे हो तो नीट के तो हो ही जाएंगे। तो बेसिकली ये भी था कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो जेई के क्वेश्चंस लगता है स्टार्टिंग में लगता है कैसे ही होंगे, डर लग रहा था, लेकिन जब लगा लिए 4-5 पेपर लगा लिए तो सही रहता था। तो कुछ क्वेश्चंस नहीं होते थे, वो होने भी नहीं होते थे क्योंकि उनका अलग ही थोड़ा टफ लेवल का होता है कुछ, लेकिन हाँ आप जेई के लगाते हो तो सही रहता है आपके लिए। तो ऑर्गेनिक में थोड़ा ज़्यादा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते थे हम, जितना है उससे थोड़ा हट के भी कर लेते थे, तो वो हेल्पफुल था। और फिर बचा मेरा फिज़िकल में कुछ चैप्टर्स हैं न्यूमेरिकल्स वाले, कुछ हैं हमारे याद करने वाले। ठीक है। तो जो याद करने वाले हैं वो तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ लिया हमने, उसके नोट्स बना लिए, क्योंकि बार बार आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आपको टाइम लगेगा। तो आपको जो एनसीईआरटी का है उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, उसको रिवाइज़ करते रहो। उसमें आपको 10-15 मिनट लगाना है बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको यदि आपका फिजिक्स वीक है तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम देना है। आप एक जगह से टाइम बचाओगे तभी आप दूसरी जगह दे सकोगे। तो ऐसा था कि फिज़िकल में जिसमें न्यूमेरिकल्स होते थे वो तो सॉल्व कर लेती थी, उसके ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स आते भी नहीं हैं हमारे फिज़िकल के, तो जो बेसिक होते थे वही बस करने होते थे। और जो थ्योरेटिकल थे उसके मैंने नोट्स बना लिए थे, तो मैं वैसे ही रिवीजन करती रहती थी। राइट। तो स्वर्णिका ने काफ़ी आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया और ये बताया कि सब्जेक्ट वाइज आप कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की, आपकी डिफरेंट हो सकती है, बट एट द एंड यही रिजल्ट है कि आपको अपने वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है एंड जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको भी टाइम देना है, बट इक्वली डिवाइड करना है ताकि आप अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बना सको। तो जब हम 10th से 11th में आते हैं ना तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है, राइट, कि पढ़ाई का लेवल भी बहुत बढ़ जाता है। एंड 11th में आके ना 11th में लगता है बोर्ड्स। तो नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ आप बोर्ड्स पे कैसे फोकस करते थे, एंड 10th से 11th पे जब आप आए तो वो प्रेशर को आपने कैसे झेला? जैसे ही 10th मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, दैन एकदम से 11th में आया तो झटका सा लगता है बहुत तेज, कि इतना सारा पढ़ना होता है। मतलब जहाँ 10th में एक पूरे साइंस के लिए एक सिंगल बुक होती थी, उतनी सिर्फ लाइक बायो की एक बुक होती है, एक पार्ट होती है। तो वो थोड़ा था कि हाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा भी नहीं था कि नहीं हो पाएगा, मेहनत करेंगे तो सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग में आए तो धीरे धीरे पढ़ने लगे, टाइम लगता था चीज़ों को समझने में, इंटरप्रेट करने में, बट धीरे धीरे हो गया था ये सब। देन उसके बाद 11th के स्टार्टिंग में 3-4 महीने तो कम ही समझ में आता है एंड काफ़ी बैकलॉग भी हो जाता है। उसके बाद आप धीरे धीरे समझ जाते हो कि टाइम कितना देना होता है। हाँ, यहाँ पे टाइम 10-12 घंटे भी देने पड़ते हैं अगर आपके थोड़ा ज़्यादा बैकलॉग है तो बैकलॉग मैनेज करना पड़ता है। फिर बाद में धीरे धीरे करके टेस्ट भी देने पड़ते हैं, टेस्ट में फिर मार्क्स आते हैं, उन्हें एनालाइज करना पड़ता है, तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें होने लगती हैं। बोर्ड्स के लिए क्या था, मैं डमी था बिल्कुल, तो मेरा 11th में तो बिल्कुल नहीं था एग्ज़ाम देने का। इवन मैंने 11th के जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं वो तक भी नहीं दिए हैं। अच्छा, स्कूल में लाइक बात हो गई थी तो वो भी नहीं दिया मैंने। तो मेरा 11th में तो बिल्कुल नहीं था ऐसे स्कूल की स्टडी से फोकस करना। और 12th में ये था कि मेन जो 3 हैं उनके लिए तो पढ़ ही रहे हैं, तो वो तो हो जाएंगे, तो उनको मैं बिल्कुल नहीं सेपरेटली टाइम दे रहा बोर्ड्स के लिए। बाकी जो 2 हैं उनके लास्ट के 15 दिन में भी आप करोगे तो ठीक है, आप 80-85% नंबर आ जाएंगे, जो कि मोर देन इनफ होते हैं। बाकी मेन जो 3 हैं उनमें अगर आप लाइक जो होते हैं नीट बेस्ड ही पढ़ोगे, बोर्ड्स ओरिएंटेड नहीं पढ़ोगे, तो भी आपके 95-96 आराम से आ सकते हैं। मेरे जो मेन जो 3 सब्जेक्ट्स थी, मैंने बोर्ड्स के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं पढ़ा, बट मेरा मेन 3 में स्कोर था बोर्ड्स में भी 95 के अराउंड कुछ। राइट। तो बोर्ड्स पे फोकस करना ज़रूरी है क्या नीट के साथ साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। नीट ऑब्वियसली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी बोर्ड्स नहीं है, मेरी प्रायोरिटी नीट है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ता है। तो बोर्ड्स मेन 3 तो हो ही जाती हैं, बाकी 2 में करोगे इतना लोड नहीं है, हो जाते हैं सब। राइट। और आपके लिए बोर्ड्स कितना इंपॉर्टेंट था जब आप 12th में थे और नीट का एग्ज़ाम भी आ रहा था? एक्चुअली इट वाज लाइक कि हाँ नीट देना है तो बोर्ड्स में पास करना है ये इम्पोर्टेंट था। तो हाँ 2 महीने पहले लग रहा था कि बोर्ड्स की तैयारी करनी है, लेकिन ऐसा है ना कि आपका नीट का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आप कहीं नीट के लिए अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको बोर्ड्स में एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है।
फिज़िक्स में हाँ डेरिवेशन करना आपको सीख लेना होगा, लेकिन आपको 11th-12th में इतना टाइम लेके सब कुछ अच्छे से सिखाया जाता है, कहीं आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बोर्ड्स में ऐसे दिक्कत होगी ही नहीं। राइट। तो ऐसा था कि ये नीट के साथ तैयारी चल रही थी अच्छी वाली, तो बोर्ड्स के लिए भी हो गया था। लेकिन हाँ लाइक इंग्लिश वगैरह फिजिकल एजुकेशन के लिए आप 15 दिन पहले भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा टेंशन लेना होता नहीं है। Right. बोर्ड्स का लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आप 2-4 साल पहले के पेपर निकाल के देखो और कर लो तो आपको ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं, आप उस टाइप के क्वेश्चंस कर लो बोर्ड्स के लिए तो वो सही रहता है। राइट। तो बोर्ड्स का ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बट ये है कि अगर आप नीट के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो थ्योरी कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे स्वर्णिका ने बोला कि क्वेश्चंस अगर लगा लेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से एग्जाम आने वाला है। अच्छा, जो 2 साल की जर्नी 11th एंड 12th की, उसमें काफ़ी सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब मन करता है यार बहुत प्रेशर फील हो रहा है, डीमोटिवेट हो चुके हैं, ना तो मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, मेरा मन नहीं है, मुझे नीट नहीं करना, मतलब यहाँ तक हमारी सिचुएशन पहुँच जाती है। तो ऐसे सिचुएशन अगर आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे आई थी तो अपने आप को कैसे अपलिफ्ट किया आपने? आपकी में आई थी ऐसी? हाँ जरूर, हर किसी एक्सपेरेंट के मतलब फेज में ये सिचुएशन आती है जब उसे लगता है कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे, Right. लाइक वो गिव अप करने की सोचता है। Right. ये मेरे हुआ था लाइक बोर्ड्स के टाइम पे। उस टाइम मैं बोर्ड्स भी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, वहाँ पे एग्जाम देने भी जा रहा था, घर पे भी जो टाइम मिलता था उसमें मॉक टेस्ट दे रहा था। तो स्कोर हाँ मतलब स्कोर मेरा ठीक था 620 का अराउंड, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड कि मैंने इतना मेहनत किया तो एटलीस्ट 650 660 तो आए। बट स्टार्टिंग था तो स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट दिया था तो इतने ही आते हैं जनरली, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं विद टाइम वो। तो उसके बाद यही होता है कि आप हर टाइम खुद को मैनेज करो, आप लाइक गिव अप करने के टाइम भी आप खुद को इतना मोटिवेट कर सको कि आप एटलीस्ट खुद को हैंडल कर सको, राइट। मतलब दोबारा पढ़ने के लिए एंड दोबारा सेम एनर्जी से पढ़ने के लिए एंड आगे भी वही कंटिन्यू करने के लिए। आपको हर सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी दिन ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है तो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है, वही आपको मॉडरेट लेवल लेके चलना होता है। तो हर सिचुएशन में आपको खुद को मेंटेन करना पड़ता है एंड उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। राइट। और आपके साथ भी था ऐसा मोमेंट? हाँ ऐसा होता है, पहले पता 11th में आते ही एक बड़ा ट्रांजिशन होता है। Right. 10th वाज लाइक वेरी इजी, सब कुछ बहुत Smoothly ही चला स्मूथ जाता चलता है। लेकिन 11th में आते सब कुछ डिफरेंट, एकदम से लेवल आपका बहुत ही हाई चला जाता है। लेकिन हाँ ऐसा ये समझना है कि बस आपके साथ नहीं है, सारे बच्चों के साथ होता है। हमें लगता है कि नहीं पता हम ही हैं जो डम्ब है, जो हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सबके साथ ऐसा होता है। तो वही आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, पढ़ना है, हर दिन सीखना है कुछ ना कुछ, और इसे ही बना के रखना होता है कि बस पढ़ना है हमें और हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। पेस एक बार आ जाता है ना, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको टाइम लगेगा, 3-4 महीने लगेंगे, फिर आपको धीरे धीरे बात समझ में आएगी, धीरे धीरे क्वेश्चंस होने लगेंगे। इनिशियली तो मुश्किल से क्वेश्चंस होते थे, 10 में 1-2 क्वेश्चंस हो जाते थे तो लगता था भाई हमने तो क्वेश्चंस कर लिए फिजिक्स के। राइट। हाँ तो वैसे ही धीरे धीरे सीख जाते हैं हम। तो वही गिव अप नहीं करना होता है, मेन यही है कि गिव अप ना करो, अपने आप पे बिलीव रखना होता है। बेसिकली हम लगता है कि नहीं पता इतने सारे बच्चे हैं, उसमें 2-4 बच्चे बहुत ही अच्छा करने लगते हैं तो हम उससे कंपेयर करने लगते हैं। तो वी शुड नॉट कंपेयर, हम खुद यूनिक है, हमें टाइम लगता है, लेकिन एट दी एंड हम भी वहीं होंगे जहाँ पे सब होंगे। राइट। तो वही गिव अप नहीं करना होता है और मेंटेन करके चलना पड़ता है हर दिन की पढ़ाई को। राइट। आई थिंक वहाँ पे कंपेयर करना, हम लोग कंपेयर करने लग जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वो शायद ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपना एक कैलिबर ढूंढ के उसको समझ के उसी हिसाब से तैयारी करें एंड उसी पे फोकस रखें कि हमें मैक्सिमम कैसे स्कोर करना है। तो ये आपकी 11th-12th की जर्नी हो गई। अब फाइनली आप नीट का पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो मुझे वो टाइम डिस्क्राइब कीजिए, उसका एक दिन पहले जब आपका नीट का एग्ज़ाम था एंड उसके बाद का टाइम। नीट के जैसे एग्ज़ाम 7 मई को था हमारा, तो 6 मई को जो था उस दिन मैं बहुत कम पढ़ा था। मेरे जो कज़न्स वगैरह के साथ चिल कर रहा था, 4-5 घंटे ऐसे ही मस्ती में निकाले हैं। मूवी वगैरह भी देख रहा था उस दिन, तो काफ़ी चिल था। जो पढ़ना था वो ऑब्वियसली पहले जितना आता उतना पढ़ चुका था, तो लास्ट डे आपको चिल ही करना होता है। एंड जो ऊपर से पढ़ना होता है, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो पढ़ना होता है। बायो मेरी मानो तो आप लाइक लास्ट के 1-2 दिन पहले तक ही पढ़ो, लास्ट डे मत पढ़ो, क्योंकि उतना सारा है कंटेंट है तो आप रिवाइज नहीं कर सकते। बेसिकली जो आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो वो एक बार आप देख सकते हो, बाकी ऊपर से पढ़ना होता है लास्ट डे। एंड नींद ऑब्वियसली आप नहीं सो सकते उस दिन। मैंने ट्राई किया था कि मैं 2 बजे सो जाऊँ रात को, क्योंकि उस दिन हमारा जो दोपहर में एग्ज़ाम था, तो 2 बजे सो जाऊँ, बट मेरे को नींद नहीं आई थी। मैं 4:30 के अराउंड सोया था, 2.5 घंटे से पढ़ा रहा था। उसके बाद मैं 4-5 घंटे सोया, देन अपने आप ही नींद खुल जाती है उस दिन। तो फिर 8 साढ़े 8 तैयार होके देन हम लोग सेंटर पर
जल्दी पहुंच गए थे वहाँ पे। 12 बजे लास्ट था, तो हम 11 बजे के अराउंड पहुंच गए थे। तो फिर वहाँ पे अंदर एंट्री दी, देन रूम में हम 1 डेढ़ घंटे के अराउंड बैठे रहे थे। ठीक है। तो वहाँ पे लाइक माहौल पे अपन को मतलब कंसल्ट करना पड़ता है कि कुछ भी हो जाए अपन को खुद को बिल्कुल बैलेंस रखना पड़ता है, नॉर्मल रहना पड़ता है, काम डाउन रखना पड़ता है। तो मैंने जैसे भी सिचुएशन थी आसपास को देखा एंड लाइक काम डाउन था मैं, तो इतना कुछ दिक्कत हुआ नहीं। देन पेपर आया, देन उसके बाद OMR वगैरह आई। तो एक्चुअली क्या हुआ, मेरी स्टार्टिंग के फिजिक्स में ही शुरू के 5 में से मेरे को 3 क्वेश्चन नहीं आए। अच्छा, ओके। बट मैं इतने मॉक टेस्ट दे चुका था कि मेरे को उस प्रेशर को हैंडल करना आ चुका था। हाँ। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, लास्ट में कर लेंगे ये सब चीज़ें। तो लास्ट में जैसे आए तो 5 में से मेरे को 3 हो गए थे। अच्छा। तो वो लास्ट में हो जाता है, आप थोड़ा चिल भी हो जाते हो लास्ट तक आते आते, Right. और टाइम भी बच जाता है जनरली मेरे पास। तो बच जाता था, मतलब आधे घंटे पौने घंटे अराउंड बच जाता था, बच 45 गया था। मिनट्स। तो तब आप ही मतलब बिल्कुल चिल होकर करते हो, तो मतलब हो जाती है चीज़ें। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रेशर सा होता है, तो मेरे 5 में से 3 नहीं हुए, तो मतलब मैं इतना घबराया नहीं था, बट खुद को मैनेज किया ना, आगे जितने होते गए वो कंटिन्यू करते गया। तो फिजिक्स में मेरे 45 में से आई गेस अराउंड 35 ही किए थे मैंने, बाकी 10 थे वो बाद में किए थे, ऐसा था। बाकी उसके बाद देन जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ, उसके बाद हम लोग आए तो इतना था कि हाँ काफ़ी अच्छा पेपर हुआ है, डिसेंट स्कोर आ जाएगा। अच्छा, ये आपको कंफर्म हाँ, था? ये कंफर्म था। Right. बट बायो का देख के मेरे को लगा कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इतना था कि हाँ 650 के अराउंड तो आ ही जाएंगे। अच्छा। दैन उसके बाद हम लोग सेंटर पे, मतलब मेरा ये था कि कोई भी टेस्ट हो उसको आंसर के आने के बाद तुरंत एनालाइज करना हो, मतलब मैच करना होता है कितने स्कोर आ रहे हैं रोल। उसके बाद हम लोग सेंटर पे गए, मान लो हमारे टीचर्स थे, तो वहाँ पे हमने मार्क्स वार्क्स मिलाए। तो उस टाइम मेरे बैठ रहे थे 657 के अराउंड। अच्छा। फिर उसके बाद की आई, मतलब कोचिंग्स वगैरह जो आती है उसमें मेरे 657 के अराउंड बैठ रहे थे। उसके बाद देन जब आकाश NTA की आई, तब मेरे 657 ही 15 नंबर कम हो गए थे मेरे। अच्छा, 15 नंबर okay. कम हो गए थे मेरे। फिर उसके बाद जब अपडेटेड की आई थी, हाँ। तब मेरे फिर 10 नंबर बढ़े, लाइक 650 के अराउंड बैठ गया था मेरे साथ। ओके ओके। एंड पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स का मतलब उन्हें पता था कि हाँ इतने आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, एंड लाइक ऑब्वियसली बहुत हैप्पी थे वो लोग। फैमिली में भी हर जगह हो रहा था कि हाँ नीट में सिलेक्शन हो गया ये वो। फैमिली लाइक रिजल्ट डे के दिन मेरे पास, मतलब मैं जिन्हें जानता भी नहीं था फैमिली में, उन लोगों के कॉल आने लगे, और दोस्तों वगैरह का भी काफ़ी कॉल आए थे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। नाइस नाइस नाइस। और आपका कैसा था जब आप फर्स्ट राउंड में देने गए? अच्छा, तभी ऐसा था कि हाँ आई वॉज नॉट श्योर कि कैसा होगा रिजल्ट की। मैंने सोचा नहीं था। आई वॉज लाइक कि बेस्ट दे के आना है, जैसा भी होगा देख लेंगे। तो अच्छे से सोई थी मैं, टेंशन था नहीं मुझे ज़्यादा। तो बढ़िया नींद हुई थी, अच्छे से खाई थी, आराम से वहाँ पे गई, देखा सारे बच्चे थे। मेरे को लगा कि हाँ एक्सपीरियंस लेके आना है, सीखना है, OMR सही भरनी है। ठीक है। पहले तो 1 घंटे में बैठना होता है, तभी तो लोगों को देख के डर लगता है। तो ऐसा था कि नहीं, किसी को नहीं देखना है, स्पेक्स वाले बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो हमें 1 घंटा बैठना होता था। फिर वहाँ पे काम डाउन हुई मैं आराम से। फिर लगा कि मेरे को एक्चुअली बिजी रहना है, कहीं मैं ऐसे खाली बैठूंगी तो मेरे को थॉट्स आएंगे। ठीक है। तो हाँ, तो कुछ दिमाग में बस वही जो नीट का चैप्टर्स वगैरह था, वही मैं सोच रही थी। फिर पेपर आया तो फिर एग्ज़ाम दिया, लाइक 2.5 घंटे में पहले पेपर किए। फिर आधे घंटे में जो क्वेश्चंस रह गए थे, जो नहीं हो पा रहे थे, वो किया। उसके बाद फिर आई, और पेपर तो चेक तो मेरे से तो होगा नहीं। अच्छा। तो दे दिया मैंने बहन को चेक करने के लिए। तो आपको उसने- पेपर देते हुए समझ आ गया था नहीं होगा, या लग रहा था कि चांस है? हाँ, पेपर ठीक था, तो लगा था कि मे बी अच्छा, कहीं okay. हो तो। अच्छा, हाँ, ठीक तो है। फिर आकर चेक किया। एंड आपने कितना स्कोर एक्सपेक्ट किया था कि इतना तो आ जाना चाहिए? मेरे को लगा था कि मे बी 600 आ जाएं। अच्छा। बट नहीं आए थे नहीं, मेरे। क्या स्कोर रहा था आपका पहले? 560 था। 560। हाँ जी। अच्छा। तो ऐसा था कि हाँ नहीं होना है, था कि 600 प्लस वालों का ही मे बी चांस है। राइट लाइक कि ठीक है, नहीं है तो कर लेंगे अगली बार ट्राई। राइट। तो आपके पास दोनों एग्जांपल्स हैं, एक यहाँ पर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, और एक जिनका नहीं हुआ था, बट वहाँ पर उन्होंने अपने आप को डीमोटिवेट नहीं किया, एंड कहीं ना कहीं पिकअप करके ये सोचा कि कोई बात नहीं, इस बार 560 स्कोर किया है, नेक्स्ट टाइम आई कैन स्कोर। क्योंकि उनको अपना पोटेंशियल तो पता था कि पहले अटेम्प्ट में इतने लेके आए हैं, तो अगले अटेम्प्ट में ऑब्वियसली और ज़्यादा स्टडी के साथ इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, आप दोनों ने अपनी जर्नी में बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और उसको एनालाइज करने की क्या इंपॉर्टेंस है? मॉक टेस्ट में बेसिकली आपको एक तो ये आइडिया हो जाता है कि फुल सिलेबस जो टेस्ट होते हैं उनमें कैसे खुद को प्रिपेयर करना होता है टेस्ट के लिए। लाइक कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कि आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते। राइट।
कुछ मतलब आप कुछ कुछ चैप्टर्स में कुछ टॉपिक छोड़ भी देते हो, इवन उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मॉक टेस्ट से आपको पूरे सिलेबस का आइडिया हो जाता है, एंड उसके देने के बाद आपको एनालिसिस करने के बाद आपकी गलतियाँ पता लगती हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वो सब पता Right. लगता है। उसके बाद गलतियों को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को, ताकि वो गलती आपने आप आगे। कैसे करते थे एनालाइज? लाइक मेरे ऐसा था कि हमारे आकाश में टेस्ट हुए, वो मैं घर आते ही हमारे आंसर की वगैरह ऑफिशियली मतलब आधे घंटे के अंदर आ जाती थी। ठीक है। उसके बाद मैं आते ही उन्हें मैच करता था। देन जो भी सही सवाल हैं वो लाइक अगर मेरी खुद की उससे हुए हैं, मतलब खुद ने आता था तो है तो ठीक है, अगर लाइक तुक्के वगैरह से हुए हैं तो मैं एनालाइज करता था कि हाँ ये मेरे तुक्के से हुआ है तो वो तो अलग बात है, बट ठीक क्यों हुआ है, Right, रीज़न right, क्या right. है, मतलब कुछ सीखने को मिल रहा है उससे भी आपको। तो वो सीखते थे। देन उसके बाद जो गलत होता तो उन्हें तो एनालाइज करना ही था। हाँ। बाकी जो छोड़े हुए होते थे उन्हें भी ये था कि हाँ इसमें क्या चीज़ थी जो मैंने मिस की, तो उससे भी खुद को मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ऐसे था। राइट। और आपने कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे एंड उसको एनालिसिस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? एक्चुअली हमारा एग्ज़ाम मई में था, तो दिसंबर तक मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। तो जनवरी से मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था। इनिशियली ऐसा था कि हफ्ते में मैं 2-3 दिन दे देती थी, लेकिन फिर मिड जनवरी, एंड ऑफ द जनवरी में फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, टेस्ट फिर मैं ज़्यादा देने लगी थी। ठीक है। फिर ऐसा क्या था, एंड तक में तो हर दिन एक, अच्छा। हर दिन एक, या किसी किसी दिन 2 भी पेपर लगा लेती थी। ऐसा नहीं था कि ऐसा हो गया था कि 3 घंटे नहीं लगते थे, फिर 2-2.5 घंटे में पेपर हो जाता था। एंड मेरे अकॉर्डिंग आपने पूरा साल पढ़ा एंड मॉक टेस्ट इज़ इक्विवेलेंट। जितना आपने पढ़ा, कहीं आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट दो, आपके कम नंबर आए कोई नहीं। इनिशियली तो बहुत ही मेरे भी कम आते थे, लाइक 500 में रहते थे, 600 में भी रहते थे, बट एंड तक जाते वो 700 प्लस भी चले गए। तो उसे डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना मॉक टेस्ट सिलेक्शन इज़ नॉट, लाइक आप सोच भी नहीं सकते हो। राइट, राइट। हाँ, तो और फिक्स टाइम पे दो, 2 से 5 दो तो बेस्ट है। और ऐसा नहीं कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, बीच में उठ गए और फिर कुछ कर लिया। तो प्रॉपर टेस्ट के टाइम में टेस्ट देना होता था। और एनालिसिस का ऐसा था कि टेस्ट दे दिया, उसके बाद चेक किया, जो गलती हुई मैं उसके अलग नोटबुक बनाती थी, उसमें मैं वो क्वेश्चन को लिख देती थी ताकि रिवीजन करने में मेरे को ईजी होता था। बायो में ऐसा था कि बुक में ही मैं मार्क कर लेती थी कि ये वाला टॉपिक मेरे को यहाँ पे मैं भूल रही हूँ तो उसे फिर से रिवीजन करना है। और फिजिक्स के मैं क्वेश्चंस कर लेती थी दोबारा से, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस अब गलती ना हो, तो बार बार उससे चेक हो जाता था। राइट, राइट, राइट। हाँ जी। तो ऐसे करते थे। राइट, अच्छा। तो जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो तब फैमिली ने कुछ बोला कि अब रहने दो, कहीं और एडमिशन ले लो, या आपका डिसाइडेड था कि नहीं अब मुझे फिर से करना है? नहीं, ऐसा था कि मेरे को करना ही है फिर अच्छा। से। फैमिली ने सपोर्ट किया, ऐसा कुछ नहीं था कि लाइक हाँ आप थोड़ा डिमोटिवेट होते हो इस मस कि आपने मेहनत किया है और आपका नहीं हुआ, लेकिन हाँ आपको अपने आप पे बिलीव रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। तो आप मेहनत कर रहे हो तो आपका ज़रूर ही होगा। तो आपको अपने आप पे बिलीव रखना है बस। राइट, राइट। तो आपने फर्स्ट ड्रॉप में अपने क्या क्या चेंजेस किए जो आपको लगता था कि आपने पिछले साल नहीं किए थे, जिससे आपका इस बार सिलेक्शन हो गया? ओके, हाँ, तो वही मैंने कहा कि पहले मैं रैंडमली एक चैप्टर्स के क्वेश्चंस करती रहती थी, पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ती रहती थी। अच्छा। हाँ, तो यही रॉप में मैंने डिवाइड किया कि नहीं, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को नहीं देना है, डिवाइड करके बायोलॉजी का अपना टाइम देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री का अपना टाइम देना है। तो मैं हर सब्जेक्ट को टाइम देती थी। इवन ऐसा था कि मुझे पहले जो पसंद होता था मैं वही करती थी, लेकिन नहीं, इस बार हर एक सब्जेक्ट को टाइम दिया मैंने। पिछली बार मैंने मॉक पेपर नहीं लगाए थे, तो मैंने मॉक टेस्ट किया, जल्दी किया। मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाए, बहुत सारा उसका एनालिसिस भी किया। और हाँ, इस बार ऐसा नहीं था कि मुझे कम नंबर आते थे तो लाइक सेल्फ डाउट ये मैंने नहीं रखा। सेल्फ डाउट बहुत ही बुरा हो जाता है लगता है, और फिर इसलिए कैसा भी जाए पेपर मैटर नहीं करता, आपको मार्क्स कितने आ रहे हैं। आपको कहीं अभी 500 आ रहे हैं, मे बी नीट में 600 आ जाएँ, 650 आ जाएँ, तो मुझे बस सीखना था कि जो टॉपिक है मुझे उसमें कमांड होनी चाहिए। तो बेसिकली वही मैंने सेल्फ डाउट नहीं किया, अपने आप पे बिलीव रखा, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए, इस बार अच्छे से किए, टाइम डिवाइड करके करा, हर एक स्केड्यूल मेंटेन करा मैंने। पिछली बार मेरा स्केड्यूल मेंटेन नहीं हो पाया था, किसी दिन बहुत पढ़ लेती थी तो किसी दिन एकदम ही छोड़ दिया। लेकिन इस बार ऐसा था कि नहीं,
ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन बिना पढ़े निकालो, आप कम से कम 2 घंटे पढ़ो, लेकिन हर दिन पढ़ो। ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपका एक दिन ऐसे ही चला गया। राइट। हाँ, तो हर दिन मैं पढ़ाई करती थी, स्केड्यूल मेंटेन करती थी, और पेपर लगाया एंड में बहुत अच्छे से, और सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की ताकि मेरे को रिवीजन करने का टाइम मिल सके। रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले बस पढ़ लेती थी और फिर टेस्ट आते थे तो पैनिक कर जाती थी कि अच्छा अब टेस्ट आ गया, तो एक दिन पहले जैसा भी होता था कुछ रिवीजन करके बस दे दिया टेस्ट, बस दे देना होता था टेस्ट। लेकिन इस बार ऐसा था कि भाई ये मेरे लिए टेस्ट है और इसलिए रिवीजन एकदम अच्छे से पहले से कर लिया। डेडलाइन लेके चलती थी, इतने दिन में कंप्लीट करना है, तो उसे कंप्लीट करके टेस्ट दे के एनालिसिस करके उसे नोटबुक में लिख करके दोबारा उसको रिवीजन करती थी। और ऐसा था स्लीपिंग टाइम, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रॉपर टाइम पे सोना उठना, गुड फूड लेना, और डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना, लाइक इंटरनेट वगैरह जो ज़्यादा उस पर नहीं था, से पढ़ने के लिए यूज़ करती थी। और एक प्रॉपर स्केड्यूल मेंटेन किया मैंने इस बार। राइट। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी थी, प्रॉपर स्केड्यूल था, एंड उनको पता चल गया था कि मेरा किस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के स्वर्णिका आगे बढ़ी, एंड दैट्स वाई शी वॉज एबल टू क्लियर दी एग्ज़ाम। तो इस बार जब आप नीट देने गई तो उस दिन को डिस्क्राइब कीजिए, कैसा था, कितनी टेंस थी आप, क्या एंजाइटी हुई थी, एग्ज़ाम रूम में आपको कैसा फील हुआ? इस बार ऐसा था कि आई वाज लाइक कि टेस्ट में आ रहे हैं अच्छे मार्क्स, टेस्ट क्या में स्कोर आ रहे थे आपके मॉक टेस्ट में? क्या स्कोर? 650 प्लस थे सारे टेस्ट में, एंड में था कि 680 90 700 प्लस भी गए थे। मैंने पेपर लगाए थे, एलन के लिए थे, आकाश के किए थे, पीडब्ल्यू के भी किए थे, नीट प्रेप के भी मैंने क्वेश्चंस किए थे। राइट। हाँ जी, तो पेपर से लग गया था कि मे बी अच्छा हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैटर करता है कि कॉलेज कौन सा मिलना है। ठीक है। सिलेक्शन का था कि हाँ पेपर में ऐसे आ रहे हैं तो मे बी वहाँ भी अच्छा ही होगा, यदि मैं OMR सही भरूँ तो क्योंकि OMR का भी डर लगा रहता है कि मे बी कहीं गलती से OMR में कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं, अच्छा था। इतना कॉन्फिडेंस होने के बाद भी रात में नींद नहीं आई मेरे को 2 घंटे मेरे को लेट नींद आई, PCM मेरे को खाना पड़ा तब जाके अच्छी नींद आई। सुबह में ऐसा था कि बेबी सुबह में उठ के थोड़ा बहुत देख लूँगी, थोड़ा पलट लूँगी, पढ़ लूँगी, लेकिन रात में थोड़ी कम नींद आई थी। अच्छा। तो मैं लेट तक सोती रही, 10 बजे सुबह उठी थी आराम से, 10-11 बजे उठी थी, 2 बजे पेपर था, 1 घंटे पहले जाना था, तो आराम से बस उठी, फ्रेश हुई, पूजा किया प्रणाम किया सबको, बस एग्ज़ाम देने चली गई। वहाँ गई, भाई के साथ गई थी मैं। अच्छा। इट वाज लाइक कि पापा बिहार में थे। हाँ। लेकिन पापा वाज लाइक कि मैं आ जाता हूँ पेपर दिला देने के लिए। हाँ। लाइक कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों के जाओगे ना फिर ऐसा प्रेशर लगेगा आपको तो मेरे को कोई प्रेशर नहीं, मुझे एक ऐसा था कि नॉर्मल डेज की तरह जैसे मैं टारगेट में जाती थी एग्ज़ाम देने के लिए, टेस्ट देने के लिए, मेरे को ऐसा था कि हाँ मैं अभी टेस्ट देने जा रही हूँ, जैसे मुझे वहाँ स्कोर आते थे यहाँ भी आ ही जाएंगे। तो ऐसा था कि टेस्ट जैसा ही मैं सोच के गई थी। 1 घंटे पहले चली गई थी, टाइम से पहले चली गई थी। पिछली बार ऐसा हुआ था कि मैं लेट हो गई थी और मुझे बहुत हड़बड़ाहट हो गई थी, तो इस बार मैं 1 घंटे पहले ही चली गई थी। वहाँ जाके थोड़ा सा कुछ खा लिया मैंने, क्योंकि खाना एंड हाइड्रेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगता है कि सब ठीक है, लेकिन नहीं भी खा लिए क्या हुआ, थोड़ा सा पढ़ ही लिए उस टाइम में, खाने में क्यों टाइम वेस्ट करना, ऐसा नहीं होता। आप एकदम अच्छे से हाइड्रेट रहो, अच्छे से खाओ, आपका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा। तो वही मैंने तभी भी खाया अच्छे से, पानी पिया अच्छे से, फिर अंदर गई, वहाँ पे जाके बैठी। कॉन्फिडेंस तो था भाई, सबसे ज़्यादा आ रहा है मुझे, ऐसे लेके मैं चल रही थी कि हाँ जो बैठे हो तुम लोग मुझे नहीं पता मुझे सबसे ज़्यादा आता है। नाइस। फिर पेपर आया, पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट किया, अच्छा था, एसेशन रीजंस थे, क्वेश्चंस बढ़िया गया बायो, लेकिन टाइम से एक्सपेक्टेड थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। राइट। वहाँ पे 25 मिनट 30 मिनट में हो जाते थे पेपर, यहाँ पे 5 मिनट ज़्यादा लगा। ऐसा मैं लेके चल रही थी कि यदि कोई चीज़ टफ है तो दूसरा चीज़ इजी होना है, क्योंकि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों टफ नहीं होंगे। हाँ, तो बायोलॉजी में थोड़ा एसेशन रीजन में लगा था, कोई नहीं लगा था, तो फिर केमिस्ट्री वो तो ईजी होना ही है। ठीक है। तो बनाया वो, OMR भरी मैं, OMR सही थी। अच्छा, थैंकफुली। नाइस। पिछली बार मैंने OMR में गलती करती थी, इसलिए मुझे OMR कैसे, मैंने टाइम लेके OMR भरा, एक भी गलती नहीं होने दी मैंने। 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया लेकिन सही भरा।
फिर केमिस्ट्री मैंने किया था, केमिस्ट्री वाज गुड, अच्छे थे क्वेश्चंस, टाइम से कर लिया था। फिर बच गए थे 1.5 घंटे बच गए थे मेरे फिज़िक्स के लिए। फिज़िक्स भी सही थी, राइट। लास्ट मैंने फिज़िक्स अटेम्प्ट किया था। एंड फिजिक्स इजी भी आई थी हाँ, शायद। फिज़िक्स इजी भी आई थी, और उसमें भी ऐसा था कि जो पहले अटेम्प्ट में मैंने कर लिया तो जितने हो गए तो सारे कर लिए थे। फिर आधे घंटे बच गए थे मेरे, तो आधे घंटे में वो सब मैंने क्वेश्चंस किए जो कि पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पा रहे थे। राइट। और उसमें लिटरली 4 से 5-6 क्वेश्चंस तो हो गए। 5-6 क्वेश्चन बहुत मैटर करता है आपके लिए। तो वो 5-6 क्वेश्चंस मैंने किए, और भी जिसमें जिसमें थोड़ा डाउट हो रहा था, जो मैंने नहीं भरे थे, वो भी मैंने करके देखा। तो ओवरऑल इट वाज गुड, लग रहा था कि हाँ ठीक है। मतलब आपको पेपर देके समझ आ हाँ, गया था कि पेपर देके सिलेक्शन हो समझ में आ जाएगा। गया, हाँ सिलेक्शन Right. हो जाएगा लग रहा था, तो ऐसा था। फिर आप जब बाहर गए तो बताया भाई को? हाँ, भाई थे, कैसा रहा पेपर, तो लाइक हाँ अच्छा हुआ। अभी तो कुछ नहीं कह सकते, जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक पेरेंट्स को ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। बताना होता है कैसा वो, Right. जाके क्या पता कैसा होगा। अच्छा अच्छा। अच्छा था। फिर जाके मुझे तो हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना पेपर देखूं और कहीं और से चेक करूं। अच्छा। हाँ, तो फिर घर गई, भाई ने ही पेपर चेक करा, उधर से मिलाया, फिर स्कोर बैठा, एंड इट वाज लाइक कि हाँ ठीक है। Finally, पापा को कॉल खुशी। किया, हाँ। पापा वाज लाइक चलो शाबाश, अच्छा है। राइट राइट राइट। फिर तो आई थिंक लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है ना, नीट एग्जाम हाँ आपको जी। पता चल जाता है कि हाँ फाइनली मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, आपने ही बोला कि आपको ओएमआर में बड़ी दिक्कत आती थी, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप लोगों की पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या थी? मतलब पहला सेक्शन कौन सा करते थे, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, और ओएमआर कैसे फिल करते थे? मेरा जैसे मैं बताया था कि मेरे को फिजिक्स थोड़ा इजी लगता अच्छा। था, तो मैं स्टार्टिंग में फिजिक्स करता था कि थोड़ा मतलब कि क्या कहते हैं, मोटिवेशन आ जाए कि मोटिवेशन हाँ, आ जाए कि कॉन्फिडेंस हाँ बिल्डअप हो कॉन्फिडेंस जाए। बिल्डअप हो जाए आगे के लिए भी। हाँ। तो मैं ऐसा था कि मेरे को डाउट होता था कि मैं ओएमआर गलत भर सकता हूँ। अच्छा। तो जैसे ही मैंने एक सवाल किया और मैं आई वाज 100% श्योर कि यही है इसका आंसर, तो हाँ। मैं तुरंत उसके क्वेश्चन ओएमआर में देख के कि 1 लिखा है तो उसके आगे भरता था ऐसे। अच्छा, मेरे को डाउट ठीक था, थोड़ा 5-10 मिनट लगते हैं एक्स्ट्रा, बट इट्स ओके। अगर आपने कहीं भी थोड़ी सी भी गलती कर दी तो फिर वो पूरा पेपर खराब हो जाएगा। हाँ, और right. नीट में तो ऐसा होता है कि आपको ओएमआर मिलने का कोई चांस भी नहीं है। एक बार आप इंस्टीट्यूट में देते हो तो एक बार को आप मांग सकते हो, दे देते हैं। बट नीट में तो अगर एक भी मिस्टेक हुई तो खत्म है फिर। राइट। और जैसे कि वहाँ पे तो एक एक क्वेश्चन कितनी वैल्यू थी, एक क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का हो जाता है, अगर Right, गलत हुआ तो right, 5 नंबर, 5 नंबर में काफी रैंक हाँ, पीछे चल रैंक जाती तो हो। हमें समझ आ जाता है कि कितनी इस बार ज़्यादा तो ऊपर क्या हुआ, नीचे हो। मतलब एक एक नंबर पे काफी रैंक है। हाँ। लाइक इस बार 650 के एग्जैक्ट स्कोर पे 500 रैंक है अराउंड कुछ ऐसे, इतना इन्फ्लेशन हुआ है इस साल। Right. तो मतलब एक एक क्वेश्चन वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ओएमआर में देख के ही भरता था, अगर किसी में डाउट होता था कि चलो तो उसे छोड़ देता मैं और बाद में भरता था। ठीक है। अब जैसे ऐसे कुछ हुआ, स्टार्टिंग में 4-5 भर दिए, फिर बीच में एक में डाउट हुआ तो वो छोड़ दिया, फिर उसके बाद आते गए तो भरने लगे। उसमें क्या करते हैं वो, फिर जो छोड़ते हैं ना उसमें भर देते हैं गलती से ओएमआर में। हाँ। तो उसमें ओएमआर में क्वेश्चन नंबर देख के फिर आपको फिल करना होता है। राइट। ऐसे तो जिनमें आप कॉन्फिडेंट थे उन्हें तो आप डायरेक्टली भर देते थे। डायरेक्टली भरते थे, फिर उसके बाद कुछ छोड़ते थे, उन्हें छोड़ देते, लास्ट के टाइम फिर दोबारा देखते थे। एंड जिनमें थोड़ा बड़ा कुछ होते थे जिनमें डाउट होता था वो भी छोड़ देते, वो लास्ट के टाइम ही देखने होते हैं। राइट। तो क्वेश्चन देख के ही मैं हमारे फिल कर जाता। राइट राइट राइट, ठीक है। और आपकी क्या थी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, सेक्शन वाइज एंड ओएमआर? ओके, सेक्शन वाइज ऐसा था कि सेक्शन ए वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं। उसमें ऐसे थे कि मेरे से हो जाते थे सारे, तो लाइक कि हाँ इसमें तो 1-2 क्वेश्चंस कहीं नहीं होते हैं जो पहली बार में हो रहे हैं, सारे करने हैं, 1-2 छूट रहे हैं। वो मैं लेके चलती थी कि 45 हैं तो पहले अटेम्प्ट में तो 40 हो ही जाने होते हैं। तो इसका ये था कि यदि मैं क्वेश्चन छोड़ रही तो मुझे स्ट्रेस नहीं लगता था, मुझे लगता था मुझे 5 तो छोड़नी है, तो मुझे 40 ही करना है। ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट में ऐसे लेके चलती थी कि 40 कर लेने होते हैं। फिर सेक्शन बी आता था, उसमें 10 चूज़ कर लिया मैंने कि जो ईजी लगे वो पहले कर लिया। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में आने के बाद फिर मैं जो छूटे हुए क्वेश्चंस थे वो करती थी। बायोलॉजी में ऐसा था कि उसमें छोड़ने नहीं पड़ते थे, उसमें हो रहे हैं तो हो रहे हैं, उसमें फिर से नहीं हो रहे हैं तो नहीं हो रहे हैं। तो बायोलॉजी में एक अटेम्प्ट में ही ओवरऑल कर लेती थी सारा। केमिस्ट्री में फिजिकल जो न्यूमेरिकल्स होते थे वो एक बार में नहीं होते थे, तो छोड़ देती थी। उसमें इनिशियली ऐसा था कि मैं छोड़ ही नहीं पाती थी, लगता था कैसे ही नहीं होगा मुझसे, मैंने अच्छा। ये मैं करके आई हूँ। लेकिन फिर ड्रॉप ईयर में मेरे को समझ में आया कि नहीं, छोड़ पर्सनली दो ले लेना है करना। क्वेश्चंस को। है कुछ जो आप टॉपिक पूरा पढ़ गया है, उसमें आपने बहुत टाइम दिया है, उसी से मे भी सबसे टफ क्वेश्चन पूछ लिया Right. जाए तो ऐसा नहीं होता है कि आपको जो बहुत आता है टॉपिक वो आप करो ही वहाँ पे, और जो आपको नहीं आता है उसे कभी कभी तो कुछ जो नहीं आया हुआ होता है, टफ टॉपिक होता है, उससे एकदम बेसिक पूछ लेते हैं। तो उसको ऐसे नहीं
देखना कि अरे ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं ये छोड़ रही हूँ। आपको एक अटेम्प्ट तो देना ही चाहिए उसमें, क्योंकि कभी कभी एकदम एग्जैक्ट फार्मूला लग जाता है। राइट। तो आपको देखना होता है, करना होता है, एक अटेम्प्ट देना होता है। तो ऐसे मैंने फिजिक्स का किया था, केमिस्ट्री का भी ऐसे ही किया था, बायोलॉजी तो एक ही अटेम्प्ट मैंने दे दिया था। राइट। और तो OMR भी आप साथ साथ मतलब सेक्शन वाइज भर देते थे? पहले बायोलॉजी मैंने कर लिया, पेपर तो में टिक लगा दिया, उसके बाद फिर मैं भरती थी। साथ साथ मेरे को लगता था कि गलती हो जाए, इसलिए पहले भर लिया वहाँ पे, फिर उसके बाद लगाती थी और सेक्शन वाइज करती थी। राइट, ठीक है। तो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, यहाँ पर हमारे जो टॉपर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की है। तो नीट एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी लाइफ कैसे बदली? मतलब आपने फाइनली क्लियर कर लिया है तो घर में एक तो इज्जत मिलने लगती है, मैंने ये सुना है, और क्या क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? इट्स लाइक कि नाउ माई लाइफ इज कंप्लीट। अच्छा। दो इट्स नॉट कंप्लीट, या बट हाँ एक तरीके से लगता है कि हाँ कुछ अचीव किया है मैंने भी। कॉन्फिडेंस आ जाता है ना अपने ऊपर कि वी कैन डू समथिंग। हाँ वी कैन डू समथिंग। हाँ। हमें कुछ वही काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है, लाइक रिलेटिव्स से थोड़ी इज्जत भी ज़्यादा मिलने लगती है, ज़्यादा आपको लोग पूछने लगते हैं। हाँ जी, तो ये इस लाइफ इज गुड। और आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? जैसे ही नीट क्लियर किया उसके बाद रिलेटिव्स वगैरह कॉल आने लगे हैं, काफ़ी मतलब रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। उसके बाद लाइक जो भी रिलेटिव्स मतलब पापा के जो भी रिलेटिव्स में है या फिर मतलब ऑफिस वगैरह में है, उनके अगर कोई बच्चे कर रहे हैं तैयारी तो वो लाइक थोड़ा सा गाइड वाइड लेने के लिए बात कर लेते हैं थ्रू, तो वो सब भी पूछने लगते हैं। एंड उसके बाद कॉलेज में आने के बाद तो सब चिल है, मतलब पढ़ना है बट इतना भी नहीं। तो क्या मेरे तो क्या है, थोड़े पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं। अच्छा। बट मतलब उनके पीठ पीछे मैं काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही एंजॉय कर रहा हूँ इवन कॉलेज में। तो लाइक कॉलेज में आने के बाद घूमना फिरना भी होता है, आपको थोड़ा एक्सप्लोर भी करने होते हैं, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ भी आपको घूमना फिरना होता है। और बहुत ज़रूरी है आई थिंक। दोस्त वगैरह बनाए होते हैं, घूमो फिरो बस मजे से कॉलेज में आने के बाद। तो आई थिंक कॉलेज में आने के बाद तो आपकी लाइफ बदलने ही वाली है। एंड नीट एग्जाम जब आप क्लियर कर लोगे तब भी आप एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे अपने अंदर। तो मैं अगर आप अभी पीछे वापस जाके एक चीज़ बदलना चाहो अपनी नीट प्रिपरेशन के बारे में जब आप तैयारी कर रहे थे, तो वो क्या होगी? आप क्या बदलोगे? कि जब भी मुझे अपने आप पे सेल्फ डाउट हुआ, नहीं करना है। राइट। बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने आप पे बिलीव रखना है। और कहीं आप मेहनत कर रहे हो तो आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप बस मेहनत करते जाओ, बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं करना है और सेल्फ बिलीफ रखना है अपने आप पे। और कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करनी है किसी से। राइट। और आप? सेम भाई, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना। एक्चुअली मेरे साथ मतलब मेरे कुछ दोस्त थे जिनके इवन लाइक मेरे साथ जो टेस्ट होता है FTS वगैरह कोचिंग में, उनके काफ़ी 690 700 तक भी मार्क्स आया करते थे। एंड मेरे जो थे वो कम ही रहते, मतलब उनसे तो कम ही थे, लाइक 650 640 भी गए हैं। तो मैंने कभी कंपैरिजन नहीं किया। बट अब लास्ट में फाइनल आते थे, मतलब कंपैरिजन नहीं किया तो सिर्फ फ़ायदा क्या हुआ कि जो उसके 700 तक भी आए करते थे उसके लास्ट में मतलब फाइनल में थोड़ा ऐसा हुआ कि उसके कम रह गए, सिलेक्शन भी नहीं हुआ। इवन मेरे जितना आया था 640 650 तो उतने ही आया एवरेज, और थोड़ा बहुत ज़्यादा ही आया। तो ये चीज़ होती है। तो ये थे 2 नीट स्टूडेंट्स हमारे साथ जो करंटली अभी परस्यू कर रहे हैं MBBS वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज से। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है जो आप हमारे से पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उनको ड्रॉप कीजिए, हम उनका रिप्लाई करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड कीप चेकिंग आउट दिस स्पेस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट। थैंक यू।